नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूनिमार्क क्लासेस पर। आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइटल आप मेरे पीछे देख सकते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। शॉर्टकट में इसे नैम भी कहते हैं। जो लोग हिंदी के विद्यार्थी हैं वो इसे कहेंगे गुट निरपेक्षता। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला, तो एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, हमारा जो ये टॉपिक है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, सबसे पहले मैंने ऐसा आपको बताया है कि नॉन अलाइनमेंट जो लोग हिंदी में पढ़ रहे होंगे, हिंदी में इसे कहते हैं क्या? गुट निरपेक्षता। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हिंदी में कहते हैं इसे गुट निरपेक्षता। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री को देख लेते हैं, इसका इतिहास देख लेते हैं, क्या है, क्यों है, कैसे शुरू हुआ और कैसे चर्चा में आया। होता क्या है, हम सब जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, जो अपनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से चली? वर्ल्ड वॉर जो 2 है वो हमारी 1939 से लेके 1945 तक चली। इस 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो ब्रिटेन और फ्रांस एलाइड पावर में थे, जीत गई थी हालांकि उनकी टीम, लेकिन जीतने के बाद भी बहुत कमज़ोर हो गए थे। तो फ्रांस ने और ब्रिटेन ने बहुत सारे देशों को गुलाम बना रखा था। हाँ, आप जानते होंगे हमारा देश भी जो क्या था, भारत जो है हमारा गुलाम था किनका? अंग्रेजों का। तो 1945 के बाद 1960s तक, इस 15-10 सालों के अंदर बहुत सारे देश आज़ाद हुए अफ्रीका में और एशिया में। अब जो नए नए ये देश आज़ाद हुए थे, लोग अपनी आज़ादी को एंजॉय कर ही रहे थे, लेकिन उसी वक्त क्या शुरू हो गया? उसी वक्त शुरू हो गई एक कोल्ड वॉर। उसी वक्त शुरू हो गई एक कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के ऊपर हम पिछला वीडियो आपको दे चुके हैं। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, फटाफट जाइए उस कोल्ड वॉर को देख लीजिए। तो कोल्ड वॉर जब शुरू हुई तो किसके किसके बीच में शुरू हुई? यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में क्या शुरू हो गई? कोल्ड वॉर शुरू हो गई। ये 2 पावर सेंटर्स बन गए और दुनिया जो थी वो बिल्कुल 2 हिस्सों में बट गई। पूरी दुनिया के सामने चैलेंज खड़ा हो गया कि भाई या तो यूएसए के साथ रहो या तो यूएसएसआर के साथ रहो। अब ऐसे में क्या हुआ, कई सारे देशों के सामने कुछ चैलेंज खड़े हो गए कि भाई अभी अभी तो आज़ाद हुए हैं, फिर से तुम किसी एक पावर के अंडर में डाल दो। अब करना क्या था, किसी एक ग्रुप में शामिल हो। ग्रुप में शामिल होना क्या होता है? ग्रुप में शामिल होना यही होता है कि उनके ग्रुप में रहेंगे तो उनके ऑर्डर मानने पड़ेंगे, मतलब अपनी आज़ादी को दोबारा से खो देने वाली बात हो जाती। अब अगर कोई पर्सन अमेरिका के ग्रुप में पर्सन रहेगा तो कल को अमेरिका कोई फैसले लेगा तो इसके ग्रुप का पर्सन क्या इसके खिलाफ जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। और जो बंदा अमेरिका के ग्रुप में रहेगा उसकी इस यूएसएसआर ग्रुप से तो ऑटोमेटिक दुश्मनी हो गई। सिंपल सी बात है ना। तो एक नया नया देश जो आज़ाद हुआ है अभी अभी, वो क्यों भाई यहाँ से बिना वजह दोस्ती करके यहाँ से दुश्मनी करेगा? तो इससे क्या हुआ, कई सारे देश आपस में साथ में आए। उन्होंने कहा हम एक काम करते हैं, हम किसी भी ग्रुप में नहीं जाते, ना हम इस ग्रुप में जाएंगे ना हम इस ग्रुप में जाएंगे। तो जो लोग किसी भी ग्रुप में नहीं गए उन्होंने मिलकर एक अपना ग्रुप बना दिया और उसी ग्रुप को कहा गया नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि नॉन अलाइंड ग्रुप थे वो सारे के सारे। उन्होंने कहा हम किसी से भी अपना अलाइनमेंट नहीं करेंगे, किसी भी पावर के साथ, हम अपना नॉन अलाइंड हैं, अलग ही ग्रुप है अपना। ठीक है, तो इसी को अपने को डिटेल में समझना है। डिटेल में समझेंगे इस पूरी कहानी को कि क्या है ये। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले से बता दिया है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है। ये एक ग्रुप है उन स्टेट्स का, दरअसल में ये एक ग्रुप है, ये उन स्टेट्स का एक ग्रुप है एक सेकेंड रुकिए जरा। तो देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि नॉन अलाइनमेंट क्या है, ये ग्रुप है
उन स्टेट्स का ग्रुप है जो कि फॉर्मली अलाइंड नहीं होते किसी भी मेजर पावर ब्लॉक के साथ ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के दौरान वो किसी भी पावर के साथ नहीं गए थे, ना वो यूएसए के साथ गए, ना वो यूएसएसआर के साथ गए। उन लोगों ने क्या किया, एक अलग ही ग्रुप बना दिया। एक क्या किया, ये एक मूवमेंट बन गया जो कि इमर्ज हुआ, नया इमर्जेंट मूवमेंट हो गया। और इसने क्या कहा, इसने कहा ये डीकोलोनाइजेशन को सपोर्ट करता था। ठीक है, इसने कहा भाई नए नए तो हम आज़ाद हुए, हम कोलोनाइजेशन को सपोर्ट नहीं कर सकते। किसी ने हमको गुलाम बना रखा था, बड़ी मुश्किल से इतने शहीदों ने कुर्बानियाँ दी तब तो हमें आज़ादी मिली। तुम चाहते हो फिर से हम कोई ग्रुप ज्वाइन कर लें, फिर से गुलाम बन जाए किसी और ग्रुप के, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, ये इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री है कि इस कोल्ड वॉर ने ही क्या किया कि नींव पैदा कर दी कि हाँ भाई हमको किसी ग्रुप में ऐड नहीं होना। उसके बाद क्या होता है, अब सवाल ये होता है कि इसके ओरिजिन कहाँ से हुए, फाउंडिंग कहाँ से हुए। ठीक है, दरअसल में ये जो शब्द है नॉन अलाइनमेंट, ये जो शब्द है नॉन अलाइनमेंट, ये जो शब्द है नॉन अलाइनमेंट, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। नॉन अलाइनमेंट की शुरुआत यहाँ से होती है जब 1950s में क्या हुआ, 1950 में इंडिया ने इसका उपयोग किया। किसने इसका उपयोग किया, इंडिया ने। तो इंडिया तो खैर एक देश है, कैसे उपयोग करेगा, तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त के पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस शब्द का उपयोग किया था यूनाइटेड नेशन में। कब किया था, 1950 में किया था। 1950 में क्या हो रहा था, 1950 के अंदर कोरिया वॉर हो रहा था। 1950 में क्या हो रहा था, कोरिया का वॉर हो रहा था, कोरियन वॉर हो रहा था। उस कोरियन वॉर में दोनों, जो आपको पता है आज एक साउथ कोरिया होता है, एक नॉर्थ कोरिया होता है ना, तो उस वक्त इन दोनों कोरिया के अंदर ही वॉर चल रहा था एक्चुअली में। तो नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर और साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था अमेरिका, यानी कि यूएसए। तो ये हुआ कि भाई पूरी दुनिया किसी ना किसी ग्रुप में जाके मिले जा करके। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में क्या कहा कि भाई हम एक शब्द यूज किया नॉन अलाइंड, हम किसी भी ग्रुप के साथ अलाइन नहीं होना चाहते, हम गुट निरपेक्ष होना चाहते हैं, किसी भी गुट का पक्ष नहीं लेना चाहते। ठीक है, तो यहां से ये कॉन्सेप्ट निकल करके आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट को पैदा कर दिया पहले। अब लेकिन अभी तो ये शब्द के रूप में उपयोग हुआ था। जब इस शब्द के रूप में उपयोग हुआ तो उस वक्त बहुत सारे ऐसे देश थे अफ्रीका में, एशिया में, जिन्होंने कहा भाई ये शब्द तो बड़ा बढ़िया लग रहा है और ये कॉन्सेप्ट भी काफ़ी अच्छा है, किसी भी ग्रुप में मत जाओ, बिना वजह किसी से दुश्मनी लेके किसी से दोस्ती करने का क्या फ़ायदा, और वो एक सुपर पावर से दुश्मनी ले लेना। अगर आप अमेरिका से दोस्ती करोगे तो आप यूएसएसआर के दुश्मन हो गए, यूएसएसआर से दुश्मनी करोगे, दोस्ती करोगे तो आप अमेरिका के दुश्मन हो गए। अननेसेसरी दोनों से दुश्मनी क्यों लेनी। तो क्या किया गया, एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, एक सम्मेलन बुलाया गया बार्डुंग में। बार्डुंग जगह है, बार्डुंग में एक सम्मेलन किया गया। कब, 1955 में एक सम्मेलन किया गया, इंडोनेशिया में है बार्डुंग। ठीक है, तो बार्डुंग कॉन्फ्रेंस किया गया और बार्डुंग कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, 29 देश आए। कितने देश आए, 29 देश आए। कुछ एशिया से आए थे, कुछ अफ्रीका से आए थे। तो एशिया और अफ्रीका के आए हुए इन 29 देशों ने क्या किया, इन्होंने कहा हम सबको मिल करके किसी के भी साथ नहीं जाना चाहिए, हमको एक अपना अलग से ग्रुप बना देना चाहिए। और वो जो अलग से ग्रुप बनेगा उसका मकसद ये फिर यूएसए का क्या मकसद था, यूएसएसआर को नीचा दिखाना, दबाना, उनकी विचारधारा को खत्म करना। कोल्ड वॉर में मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है सब कुछ। ये यही काम यूएसएसआर वाले यूएसए के साथ करते थे। लेकिन इन देशों ने क्या किया, नॉन अलाइनमेंट वालों ने, इन्होंने कहा हमको प्रमोट करना है। क्या प्रमोट करना है, हमको प्रमोट करना है पीस, शांति, सोवर्जिनिटी, संप्रभुता और सेल्फ डिटर्मिनेशन। कहने का मतलब है स्वयं फैसले लेने की जो नीति होती है ना, इसको प्रमोट करना है। एक कबीरदास का दोहा आता है कि भाई जाके पैर ना फटई बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। तो जिसके ऊपर खुद कभी दुख नहीं पड़ा होता तो वो कभी समझ नहीं पाता। अब रशिया वाले क्या है, वो तो राजा के अंडर में रहे थे, फिर सीधा सत्ता मिल गई उनको, किसी ने कभी गुलाम बना के रखा हो 100-150 साल तक, तब तो समझ में आएगा ना लोगों को क्या मतलब होता है। अमेरिका वाले क्या 1776 में आज़ादी हो गए थे उसके बाद, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि गुलाम बनने के बाद जो एक आज़ादी मिलती है, उस आज़ादी का महत्व क्या होता है। उस वक्त की जनरेशन से आज की जनरेशन जो हमारी है, युवा पीढ़ी है, वो समझ नहीं पाती आज़ादी का क्या महत्व होता है। बस किताब में पढ़ ली, 15 अगस्त को झंडा फहरा दिया। लेकिन ये इसके लिए कितनी तपस्या की गई है, कितनी मेहनत की गई है, कितना बलिदान, कितना त्याग दिया गया है, इसका महत्व आप कभी समझ नहीं सकते। तो ऐसे ही जो ये यूएसए और यूएसएसआर वाले थे समझ नहीं रहे थे। लेकिन ये जो 29 देश थे जो हाल ही में आज़ाद हुए थे,
अफ्रीकन देश थे, कई सारे एशियन देश थे। इन लोगों ने कहा नहीं, हमको क्या करना है, किसी भी साथ लड़ाई नहीं करनी, किसी का दोस्त ऐसा नहीं बनना कि जो लड़ाई करवा दे। हमको पूरी दुनिया में शांति को प्रमोट करना है, हमको पूरी दुनिया में संप्रभुता को प्रमोट करना है, हमको पूरी दुनिया में सेल्फ डिटर्मिनेशन को, यानी स्वयं फैसले लेने की जो क्षमता है उसको प्रमोट करना है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इन लोगों ने जब ये डिसाइड कर लिया, ये सब कुछ बाडुंग कॉन्फ्रेंस में हो रहा है। बाडुंग कॉन्फ्रेंस कहाँ पर है? इंडिया, बाडुंग इंडोनेशिया में है। 1955 में सब कुछ हो रहा है। देखिए अभी भी ग्रुप नहीं बना। तो कुछ प्रिंसिपल थे जिन पर सब लोग एग्री हो गए। बाडुंग प्रिंसिपल पे क्या हुआ, कुछ लोग एग्री हो गए। तो कुछ जो प्रिंसिपल थे वो प्रिंसिपल कौन से थे? देखिए आपको यही प्रिंसिपल आगे जाके नॉन अलाइनमेंट यानी गुट निरपेक्षता के प्रिंसिपल्स बन गए। ठीक है, तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे कि दिस प्रिंसिपल ऑपोजिशन टू, यानी किस किस, हम जो ग्रुप बनाएंगे, नॉन अलाइनमेंट जो ग्रुप बनाएगा, ये नॉन अलाइनमेंट किस किस का विरोध करेगा? सबसे पहले विरोध करेगा कोलोनिज्म का विरोध करेगा, यानी कि उपनिवेशवाद का। किसी को अगर कोई देश गुलाम बनाता है तो हम उसका विरोध करेंगे सब लोग मिलकर के, पहली बात थी इनकी। दूसरा विरोध करेंगे साम्राज्यवाद का, इंपीरियलिज्म का विरोध करेंगे। अगर कोई देश है वो अननेसेसरी दूसरे देश पे आक्रमण कर रहा है कि हमारा साइज बढ़ जाए, तो हम उसका विरोध करेंगे। ठीक है, ये बात डिसाइड हुई इनकी बैठक में। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो नस्ल भेद है, गोरे और काले के नाम पे अगर कहीं पर अत्याचार हो रहा है, कहीं अफ्रीका में आपने पता है बहुत लंबे समय तक अत्याचार चला है, ब्लैक और वाइट का डिस्क्रिमिनेशन चला है, तो हम उसका विरोध करेंगे। ठीक है, सपोर्ट द पीसफुल को एग्जिस्टेंस, मतलब पीसफुल को एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करेंगे। पीसफुल को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? शांति से बिल्कुल कि भाई हमारा देश का अस्तित्व भी बना रहे, तुम्हारे देश का अस्तित्व, ऐसा ना हो कोई देश किसी दूसरे देश पे आक्रमण करे और उसके अस्तित्व को ही खत्म कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा क्या? नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर ऑफ द नेशंस, यानी एक देश दूसरे देश के जो अंदर के मामले हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे आपने कई बार देखा होगा, पाकिस्तान वाले अपने देश में 100 दुख रहेंगे, कश्मीरियों को बिल्कुल उठ करके आ जाएंगे, अरे कश्मीर में क्या हो रहा है भाई, ये बड़ी समस्या आ रखी है यहाँ पर। तो मतलब खुद सोचो, उनके अपने देश में ऐसा हालात है कि दंगे हो रहे हैं, लेकिन जब इंडियन आर्मी ने बुरहान वानी नाम का आतंकवादी है उसको मार दिया था कश्मीर में, तो पाकिस्तान वाले अपने देश में दंगे हो रहे हैं, रोज 100 150 लोग मारे जा रहे हैं। अभी हाल ही में ब्लास्ट हो गया, उन सबको छोड़ करके बताने आ गए कि बुरहान वानी तो एक हीरो था, लाइक ऐसा काम किया करता था। तो इन लोगों ने, समझदार देश थे, इन लोगों ने मिलकर सोच लिया भैया हम ऐसे काम नहीं करेंगे जिस देश का इंटरनल मैटर है। तो ये पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोलोनिज्म का विरोध करेंगे, इंपीरियलिज्म का विरोध करेंगे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का विरोध करेंगे। सपोर्ट किसका करेंगे? पीसफुल को एग्जिस्टेंस, हर देश का बना रहना चाहिए, उसका क्या बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर बना रहना चाहिए, उसके ऊपर कोई अटैक ना हो, और दूसरी बात कोई उसके इंटरनल अफेयर्स के अंदर ज़्यादा छेड़छाड़ ना करे, इसका भी सम्मान करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें जो थी वो डिसाइड की गई इसके अंदर। उसके बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉन अलाइनमेंट नाम ही किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे, आप लोग जानते हैं। ठीक है, 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं भारत के। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नाम दिया, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर बने। किसके? इस ग्रुप के बहुत इंपॉर्टेंट लीडर बने। ठीक है, तो ये नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा। ठीक है, दूसरे हैं हमारे गमाल अब्दुल नासिर, इजिप्ट यानी कि मिस्र, जिसको आप जानते हो हिंदी में मिस्र कहते हैं इसको। मिस्र के उस वक्त के राष्ट्रपति थे ये, मिस्र के दूसरे राष्ट्रपति यही हैं, नासिर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम थे, और बाडुंग सम्मेलन में ये भी उस वक्त मौजूद थे वहाँ पर। आपने एक नाम सुना होगा, सद्दाम हुसैन। ठीक है, सद्दाम हुसैन इनको अपना मार्गदर्शक मानते थे। किनको? नासिर साहब को। वो मानते थे कि ये लीडर जो है, ये इनके जैसी बात होनी चाहिए इंसान के अंदर। तो ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले किया इन्होंने, जो प्रिंसिपल बनाए गए ना सेल्फ डिटर्मिनेशन के, नॉन अलाइनमेंट के, तो इसके प्रिंसिपल्स को, इसके सिद्धांतों को डिसाइड करने में इनका रोल बहुत बड़ा रहा था। तो नाम याद रखिएगा। तीसरा एक नाम है यूगोस्लाविया के जो टीटो हैं। ठीक है, यूगोस्लाविया के उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, टीटो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने। यूगोस्लाविया देश अब तो अब रहा नहीं है, उसका तो बंटवारा हो गया 1991-1992 में, ये देश टुकड़ों में डिवाइड हो गया था। लेकिन इन लोगों ने मिल करके ही क्या किया, यूगोस्लाविया के अंदर, ध्यान से देखिएगा,
1955 में 1955 में बेलग्रेड का कॉन्फ्रेंस हुआ, वहां पर 29 देशों ने मिलकर डिसाइड किया हम ऐसा कोई ग्रुप बनाएंगे। लेकिन उसके बाद 1961 में 1955 में सोचा, 6 साल बाद 1961 में पहला नॉन अलाइनमेंट समिट बुलाया गया, पहला शिखर सम्मेलन बुलाया गया। कहां पर? बेलग्रेद में। बेलग्रेद कहां पर है? यूगोस्लाविया में है। ठीक है, तो बेलग्रेद में बुलाया गया पहला नॉन अलाइनमेंट समिट 1961 में बुलाया गया था, टीटो की लीडरशिप में बुलाया गया था। उस वक्त टीटो ही वहां पे लीडर्स थे, मतलब उस जो सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता टीटो ही कर रहे थे। तो टीटो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे, ठीक है, इस सम्मेलन के। उसके बाद एक्सपेंशन एंड फॉर्मलाइजेशन। अब बार्डूम कॉन्फ्रेंस के बाद तो बेसिकली इसको बना दिया गया। 1961 में आपको बता दिया यूगोस्लाविया के अंदर बेलग्रेद में क्या हुआ, पहला नॉन अलाइनमेंट समिट भी हो गया। अब ये मूवमेंट आगे कैसे बढ़ेगा, इसको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर दिया गया, और फॉर्मल स्ट्रक्चर के साथ ही ये इसका एक कोट है इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑन द प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड कॉपरेशन। बेसिकली इस समूह का यह मानना था कि हमें इस पूरी दुनिया में क्या करना है, शांति को, विश्व शांति और सहयोग को बढ़ावा देना है, प्रमोट करना है। दुनिया कभी झगड़े और लड़ाई से शांति कभी नहीं आएगी। ठीक है, आप कभी सोचो कि मैं अपने विरोधी की हत्या कर दूं, अत्याचार करके उसे दबा दूं और इस विश्व में शांति, उसी के से अशांति हो रही है, तो ऐसा कभी नहीं होता। किसी को दबा के कभी शांति की प्राप्ति नहीं की जा सकती, इस बात का ध्यान रखिएगा। शांति हमेशा कैसे आती है, सहयोग के साथ आती है। जब आप शांति को प्रमोट करते हो, सहयोग को प्रमोट करते हो, तब वहां पे शांति आती है। अब इस पे क्या हुआ, जितने भी इसके मेंबर थे, जितने भी मेंबर स्टेट थे, वो सब मेंबर स्टेट इस बात के लिए राजी हो गए, ठीक है, हम पूरी दुनिया के लिए जो 5 सिद्धांत आप लोगों ने बनाए हैं, हम उन 5 सिद्धांतों को मानेंगे भी और उसे फॉलो भी करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आती है कोल्ड वॉर डायनेमिक्स। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कोल्ड वॉर डायनेमिक्स के अंदर कोल्ड वॉर में यूएसए और यूएसएसआर लड़ाई कर रहे थे। उस दौरान ये दोनों क्या कर रहे थे, दूसरे देशों को अपने अपने कब्जे में बुला रहे थे। भैया तो हमारे ग्रुप में आ जाओ, तुम हमारे ग्रुप में आ जाओ। अच्छा, जर्मनी के 2 टुकड़े कर दिए। अच्छा, इधर का हो भाई, ईस्ट जर्मनी वाले चले गए यूएसएसआर की तरफ, वेस्ट जर्मनी वाले चले गए कहाँ, अमेरिका की तरफ। वियतनाम के 2 टुकड़े कर दिए, नॉर्थ वियतनाम चला गया यूएसएसआर की तरफ, साउथ वियतनाम चला गया अमेरिका की तरफ। कोरिया के 2 टुकड़े कर दिए, नॉर्थ कोरिया चला गया यूएसएसआर की तरफ, साउथ कोरिया चला गया कहाँ पे, अमेरिका की तरफ। तो पूरी दुनिया में ऐसे जंग फैला, पूरी दुनिया में जंग और लड़ाई फैला रखी थी, पूरी दुनिया में। उस वक्त इन देशों ने सोचा कि भैया हम जो है तुम में से किसी के साथ भी नहीं जाने वाले, हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहने वाले हैं, कोल्ड वॉर से बिल्कुल दूरी बना करके रखने वाले हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसमें। अब देखो इसमें क्या है कि बहुत सारी कंट्रीज मैं बता चुका हूँ न्यूली इंडिपेंडेंट थी इसके अंदर, तो उन्होंने कहा कि भैया हमें अपनी सोवर्जिनिटी की रक्षा करनी है, संप्रभुता की रक्षा करनी है। अगर हम किसी ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो वो लीडर तो वो रहेगा, फैसले वो लेगा, हमें बस मानना पड़ेगा, हम वहाँ नौकर वाली हैसियत हो जाएगी हमारी पूरी की पूरी। इसीलिए हमको नहीं ऐड होना किसी भी चीज़ के अंदर। ठीक है, और जैसा मैं लिखवा चुका हूँ, प्रमोट करना है कॉपरेशन को, पीसफुल को एग्जिस्टेंस को और डिसआर्मेंट को, ये इंपॉर्टेंट है। डिसआर्मेंट को प्रमोट करते हैं। अच्छा, एक्टिव एंगेजमेंट, एक्टिव एंगेजमेंट, ये देखो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई बार लोग पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, फिर यूएसए और यूएसएसआर जब लड़ाई कर रहे होंगे तो क्या ये बिल्कुल ऐसा होगा कि नॉन अलाइनमेंट वाले कहेंगे भाई हम तो किसी तरफ नहीं है, तो हम तो ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, ऐसी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक एक्टिव एंगेजमेंट रखने वाला ग्रुप था। ऐसा नहीं है कि ये ग्रुप बना दिया तो ना यूएसए की तरफ है ना यूएसएसआर की तरफ, तो भैया हम चुपचाप बैठे रहेंगे, ना हम तुम्हारी साइड ना तुम्हारी साइड। नहीं, जो गलत होगा उसके खिलाफ बोला जाएगा। ठीक है, जो भी गलत होगा, अगर कहीं पे कोई विश्व में घटनाएं घट रही है तो अगर लगता है कि हाँ कोई इसमें इस व्यक्ति की गलती है तो उसके खिलाफ बोला जाएगा। ये फैसला लिया गया किसके अंदर, बैठकों में फैसला लिया गया, और यही उद्देश्य किसका बन गया, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य बन गया। समझ में आ गई बात आपको? चलिए इसके बारे में एक मतलब कह सकते हैं 1979 में एक आपको बता देता हूँ कहानी। वैसे तो ये डिसाइड हो गया था कि भाई हम ऐसा फैसला लेंगे, और जनरली अमेरिका की बहुत बार बुराई भी की गई। जब अमेरिका ने वियतनाम के ऊपर अटैक किया तो उनकी बहुत बुराई की गई कि अमेरिका ने वियतनाम में इतने बच्चों को मार डाला, इतनी महिलाओं को मार डाला, बॉम्बिंग कर दी, अंधाधुंध बॉम्बिंग। ठीक है, उसके बाद में मिला अमेरिका वालों को कुछ नहीं, फाइनली इनकी सेनाएं हारी आखिरकार वहाँ पे। लेकिन जब 1979 में यूएसएसआर ने क्या किया था, अफगानिस्तान पे आक्रमण कर दिया।
अब यूएसएसआर ने क्या कर दिया, अफगानिस्तान पे आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण करने पे सबको उम्मीद थी कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, मतलब विरोध करेगा यूएसएसआर का, उनकी आलोचना करेगा, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं, इससे उल्टा हो गया। दरअसल में इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जितनी मुस्लिम कंट्रीज थी उन्होंने तो यूएसएसआर का विरोध किया, क्योंकि अफगानिस्तान एक मुस्लिम नेशन था, तो सारे मुस्लिम देशों ने तो मिलकर विरोध किया यूएसएसआर का, लेकिन बाकी देशों ने क्या किया, थोड़ा कन्नी काट ली, साइड से निकल गए। और सबसे तगड़ी कन्नी काटी फिदेल कास्त्रो ने, जो कि उस वक्त क्यूबा के राष्ट्रपति थे। उनकी बड़ी वैल्यू थी, क्या बोलते हैं इसके अंदर, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर, क्योंकि सबसे सीनियर मेंबर माने जाते थे उस वक्त वो 1970s के दौर में, क्योंकि उस वक्त के बड़े बड़े नेता थे सारे के सारे, नेहरू जी, इन सब की डेथ हो चुकी थी। फिदेल कास्त्रो की बड़ी वैल्यू थी। लेकिन जब 1979 में यूएसएसआर ने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर, और कोई प्रतिक्रिया नहीं आई इस नॉन अलाइनमेंट ग्रुप की तरफ से, तब धीरे धीरे केवल मुस्लिम नेशंस ही बात कर रहे थे। तो उनको लगा हम लोग जब एक ग्रुप है तो हम लोग को ग्रुप में बात करनी चाहिए ना, कुछ बोल रहे हैं कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन थोड़ा कमजोर पड़ गया उस एरिया में। ठीक है, कि आप सबके बारे में तो बोल रहे हो लेकिन उस वक्त नहीं बोल रहे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस मूवमेंट ने दोबारा जोर पकड़ा, और दोबारा जोर पकड़ने पे क्या हुआ कि इसने फोकस कर दिया और कई सारे टॉपिक्स पे। ठीक है, अब ये मूवमेंट जो है देखो कहाँ कहाँ पे फोकस करता है, ये टॉपिक लिखे हुए हैं सारे के सारे, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पूरी दुनिया का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर कैसा होना चाहिए, ऐसा ना हो कोई अमीर देश लगातार अमीर होता जा रहा है, गरीब देश लगातार गरीब होता चला जा रहा है, डेब्ट रिलीफ, कर्ज से मुक्ति कैसे गरीब देशों को दिलवाई जाए, इसके ऊपर इसने फोकस करना शुरू कर दिया। प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव, डेवलपमेंट के लिए क्या इनिशिएटिव लिया है ग्लोबल साउथ के साथ। ग्लोबल साउथ, साउथ का मतलब क्या होता है, देखिए जब भी हम कभी भी इंटरनेशनल रिलेशन में कॉपरेशन की बात करते हैं और हम कहते हैं नॉर्थ साउथ, अब जैसे मान लीजिए आपने कई बार ये टर्म सुना होगा, जैसे मान लीजिए आपने कई बार ये टर्म सुना होगा कि साउथ साउथ कॉपरेशन, साउथ 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 कॉपरेशन, या आपने सुना होगा नॉर्थ साउथ कॉपरेशन। तो साउथ साउथ कॉपरेशन का मतलब क्या होता है कि जो अभी पिछड़े देश हैं या केवल विकासशील देश हैं, डेवलप्ड नेशन या डेवलपिंग नेशन या फिर अंडर डेवलप्ड नेशन, उनको साउथ कहा जाता है। नॉर्थ का मतलब क्या होता है, नॉर्थ का मतलब ये होता है कि जो नेशन ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, डेवलप्ड नेशन को कहा जाता है। ये वेस्ट की कंट्रीज है ना, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, ये सारे नॉर्थ माने जाएंगे। साउथ किसको माना जाएगा, जो पिछड़े हैं, अभी अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिका की कंट्रीज और आपकी इंडिया वगैरह जैसे साउथ एशिया की जो कंट्रीज रहेगी उनको साउथ कहा जाता है। पॉलिटिक्स में इस बात का ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल रिलेशन में नॉर्थ और साउथ का यही मतलब होता है। जो पिछड़ा देश रहेगा उसको साउथ कहा जाएगा, जो तरक्की कर चुका होगा उसको नॉर्थ कहा जाएगा। अब ये मत सोच रहे हैं नॉर्थ कोरिया बहुत तरक्की कर चुका है, साउथ कोरिया उससे पीछे, ऐसा नहीं है, वो तो वो डायरेक्शन के ऊपर बने हुए दो देश हैं, ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहानी आती है, नॉन अलाइनमेंट कंट्री जो थी उन्होंने क्या किया, साउथ साउथ कोऑपरेशन पे बढ़ावा दिया। ठीक है, और एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को प्रमोट किया, NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। पढ़ेंगे इसके बारे में, डिटेल से पढ़ेंगे जब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर एक पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ेंगे ना, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर कैसे अर्थव्यवस्था काम करती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो हम इसको पढ़ेंगे, नया ऑर्डर क्या जो है वो क्या है। लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि नए ऑर्डर के अंदर पहले क्या होता था कि जो अमीर देश चाहते थे वही नियम बन जाया करते थे। तो अमीर देश अपने लिए तो नियम बनाते थे, गरीबों के लिए भी नियम बना दिया करते थे। बाद में जब देश धीरे धीरे आज़ाद हुए तो उन लोगों ने बात करनी शुरू करी, भाई तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपनी चिंता खुद कर लेंगे। तो हमसे अगर बात करनी है तो हम उस फैसले का हिस्सा होना, हमारे साथ बैठ के बात करो फेस टू फेस। और कई बार फिर गरीब देशों ने क्या किया, जो पिछड़े देश थे इन्होंने आपस में बात करनी शुरू कर दी। इन्होंने कहा हम आपस में ट्रेड कर लेते हैं ना एक दूसरे से, वहाँ तक जाने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो आप देखोगे अफ्रीकन कंट्रीज अगल बगल इंडिया से बहुत सारा सामान खरीदते हैं, क्योंकि वही सामान जब वो अमेरिका से खरीदेंगे तो उनको डॉलर में पैसा देना पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। इंडिया से खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा, रुपए में पैसा देना पड़ेगा, बहुत सस्ता रहेगा उनके लिए।
तो ऐसे अंडर डेवलप और डेवलपिंग नेशन ही आपस में पास आने लग गए और इसी तरह से एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर बना जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर कहते हैं। इसमें साउथ साउथ कोऑपरेशन पे जोर दिया जाता है, ठीक है। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा का मतलब क्या हो जाता है कि पोस्ट कोल्ड वॉर एरा का मतलब ये होता है कि जब तक कोल्ड वॉर था आप लोगों ने यही बोल के इनसे कहा गया, आप लोगों ने यही बोल के ग्रुप बनाया था कि भाई कोल्ड वॉर के अंदर तो क्या होता है कि एक तरफ यूएसए एक तरफ यूएसएसआर है, तो हम इनमें से किसी भी साइड नहीं जाना चाहते, इसीलिए हमने एक ग्रुप बना दिया जो दोनों में से किसी भी साइड नहीं रहा। लेकिन 1991 में तो कोल्ड वॉर खत्म हो गया, 1991 में तो कोल्ड वॉर खत्म। अब जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया तो क्या अब कोई इंपॉर्टेंस रह गई है नॉन अलाइनमेंट ग्रुप की? तो कहते हैं हाँ बहुत इंपॉर्टेंस रह गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये देखो इसका मकसद सिर्फ यही नहीं था कि दोनों पावर्स में बैलेंस बनाया जाए, इसका मकसद था दुनिया में बैलेंस बनाया जाए, पूरी दुनिया में बैलेंस। अब अगर यूएसए और यूएसएसआर है, कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ यूएसएसआर हट गया, अब यूएसए इकलौती सुपर पावर बन गया पूरी दुनिया की, तो ऐसा ना हो ये बंदा तानाशाही करने लग जाए। तो इसलिए इस ग्रुप को बनाए रखा गया, हमेशा के लिए बनाए रखा गया और कंटिन्यू किया गया, ताकि जो और मेंबर स्टेट के कई सारे कंसर्न, गरीबी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, पीस कीपिंग एफर्ट जो था बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इन्होंने क्या किया, कोल्ड वॉर एरा के बाद अपने जो मूवमेंट थे उसको एक्सपेंड करना शुरू किया और दुनिया के सामने जो नए चैलेंजेस आए थे उनको फेस करना शुरू किया, उनके बारे में बात करनी शुरू करी। जैसे कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, टेररिज्म एक बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट था, ह्यूमन राइट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। अगर आप देखोगे उठा करके तो जब अमेरिका वाले सुपर पावर बन गए तो अमेरिका वाले सोचते थे कि वर्ल्ड के टॉपिक हम डिसाइड करेंगे, जो हम कहेंगे इंपॉर्टेंट है वही इंपॉर्टेंट है, जो हम कहेंगे इंपॉर्टेंट नहीं है तो इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे 1980 से लेकर 2000 के दशक तक आप मान के चलो, 1980 से लेकर के 2000 तक अमेरिका वाले कहते थे टेररिज्म वेररिज्म तो कोई समस्या ही नहीं है, ये टेररिज्म वेररिज्म होता कहाँ है, ये या तो पिछड़ी कंट्रीज़ के अंदर होता है, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये खाली छोटी कंट्रीज़ की समस्या होती है, हम लोगों की समस्या नहीं है ये टेररिज्म वेररिज्म, ये फिर दुनिया की समस्या मत बोलो, इसको आप अपनी समस्या बोलो, ठीक है। दरअसल में वेस्ट के जो नेशन होते हैं उनके अंदर ये फोबिया होता है ना। आपको याद होगा एस जयशंकर जी ने एक बयान दिया था, हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने एक बार एक बयान दिया था, यूरोप वालों के सामने दिया था, यूरोपियन यूनियन के सामने, कि यूरोप को लगता है कि जो उसकी समस्या है वो दुनिया की समस्या है, लेकिन जो दुनिया की समस्या है वो यूरोप की समस्या नहीं है। तो यही प्रॉब्लम, ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। अमेरिका को भी यही लगता था कि भाई आतंकवाद हमारी समस्या नहीं है, ये तो छोटे मोटे हिंदुस्तान पाकिस्तान और यहाँ कश्मीर वश्मीर, इजराइल पैलेस्टीन, इराक ईरान, यहाँ सब की समस्या, हमारी समस्या थोड़ी है ये। लेकिन 2001 में क्या हुआ, ओसामा बिन लादेन का एक बड़ा ही होनहार शिष्य था, उसका नाम था मोहम्मद अट्टा। उसने 4 प्लेन जब घुसाए ना ट्विन टावर के अंदर और वो पूरी बिल्डिंग गिरी, 3000 के आसपास लोग उसमें जब मारे गए, तब अमेरिका वालों को एहसास हुआ नहीं भाई ये तो बड़ा मतलब ये तो हमारी भी समस्या है। अब अमेरिका वालों ने फिर टेररिज्म के खिलाफ दुनिया में जंग छेड़ दी अपने आप ही, है ना। तो कहने का मतलब ये, जिस बात को अमेरिका वाले नहीं मान रहे थे उस टॉपिक को ये उठा रहे थे। तो ये जो स्टेज बना था नॉन अलाइनमेंट का, इसका इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है कि ये भी टॉपिक को डिसाइड किया गया, दुनिया को बताता था कि भाई देखो ये समस्या है, ठीक है, हम जो छोटे देश हैं हमारी ये समस्या है, इसको सुन लो, नहीं तो तुम्हारे पास तक भी समस्या पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये इसीलिए कि इंपॉर्टेंस इसका बना रहा और जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा इसमें बहुत सारे देश मिलते चले गए। जैसे आज अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 120 मेंबर हैं। शुरुआत कितने से हुई थी? 29 मेंबर से शुरुआत हुई थी और बढ़ते 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 120 मेंबर हो गए। अगर 2011 में इसमें लास्ट मेंबर एंट्री हुई थी, अजरबैजान वगैरह की इसमें एंट्री हुई थी, अजरबैजान की, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ये आज तक कितने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुए हैं उनकी ये लिस्ट है। आपको ये लिस्ट पूरी तो नहीं याद रखनी। देखो पहला जैसे मैंने आपको बताया था कि बेलग्रेड में हुआ था कॉन्फ्रेंस, है ना, यूगोस्लाविया में हुआ था। दूसरा वाला कायरो में हुआ था, कायरो कहाँ है? इजिप्ट में है। लुसाका में हुआ था तो जम्बिया में है। आपको इंडिया वाले याद रखने हैं एग्जाम में जो आ सकते थे। 1983 में आप देखोगे इंडिया में हुआ था, न्यू दिल्ली कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 1983 में हुआ था। उसके बाद
यूगोस्लाविया में देखिए एक और हो चुका है, इंडोनेशिया में, कोलंबिया में, साउथ अफ्रीका, कुआलालंपुर, ईरान, आइसलैंड, अजरबैजान। लास्ट जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो हुआ था अजरबैजान बाकू में हुआ था। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। तो बाकू कॉन्फ्रेंस हुआ था 2019 में। अगला कॉन्फ्रेंस जो होगा वो अगले ही साल कहा गया है कि होगा 2024 के अंदर ही होगा। ठीक है।